90 का दिसंबर था, 27 और 28 की रात, उसमें मैं अरेस्ट हो गई और अरेस्ट हुई तो CIA सेंटर पहुंची। अब ये एक्सपीरियंस बड़े अजीब से थे, सारे एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तो आप उससे ही सीखते हैं। सबसे बुरी बात तो ये थी कि आप एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, फिर उसमें आप अरेस्ट भी हो जाएं और माँ बाप बेचारे जो हैं उनको ये समझ में ना आए कि लड़की का अरेस्ट होना ख़ास तौर पे इतने साल पहले, एक तो हमारा मुआशरा बहुत ही कंजर्वेटिव मेरा था। बायोकेमिस्ट्री का नहीं बल्कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था तो उसमें देर हो गई, तो मैं 4:45 के पॉइंट से आई, तो जब मैं आई तो अम्मी गेट पे खड़ी हुई थी। क्या हालत होगी, क्योंकि तो आपकी मैंने कहा फैमिली अम्मी ये पहला प्रैक्टिकल था, मुझे नहीं मालूम था कि ये 2:30 बजे शुरू होगा और इसको इतनी देर हो जाएगी, तो अब आप जो है ना थर्सडे को आप ये ख्याल रखिएगा कि मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है तो मैं देर से आऊँगी। बायोकेमिस्ट्री का था मुझे याद। तो फिर जिस रात में अरेस्ट हुई हूँ तो फैमिली में शादी थी, तो आधे लोग वहीं पे थे, घर पे थोड़े से लोग थे। अरेस्ट हो जाना पॉलिटिक्स में उस वक्त बहुत ही आम बात थी। एक दफ़ा फिर इस कल्चर को आम किया जा रहा है, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने 4 साढ़े 4 महीने बड़े बहादुरी से काटे और 27 दिन में CIA सेंटर में रही, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं अरेस्ट हुई तो मैं 5 जनवरी को रिलीज़ हो गई 91 की, फिर मैं 7 को दोबारा अरेस्ट हो गई, फिर 24 को जो है मैं दोबारा मेरी बेल हो गई, लेकिन मैं जेल से ही फिर अरेस्ट हो गई और फिर मैं CIA सेंटर में चली गई। फिर CIA सेंटर से मेरे फादर ने मरहूम ने हाई कोर्ट में रिट कर दी थी, तो फिर उनके ऑर्डर पे मैं चीफ जस्टिस के ऑर्डर पे मैं फिर हॉस्पिटल शिफ्ट हुई। लेकिन उस वक्त के जो SSP थे, जो भी नाम है क्या कहूँ, तो सियासत में बड़े सामने होते रहते हैं लोगों से, तो वो ज़ाहिर है कि हुकूमत के बड़े ताबे थे, तो उन्होंने मुझे जेल से फिर अगर आप नाम बताना हॉस्पिटल से जेल भेज दिया। आप नाम बताना चाहें? समीउल्लाह मरवत जो थे वो वज़ीर दाखिला के बहुत ही, इरफानुल्लाह मरवत के बहुत ही ताबे थे, तो उन्होंने मुझे जेल भिजवा दिया। जबकि जो मुझे तकलीफ़ थी वो मुझे आज भी है, और मेरे 5th वर्टिब्रा में जो है तकलीफ़ होती है, तो उससे मेरी पूरी टांग में, और अब तो वो सर्वाइकल तक भी है, लेकिन फिर मुझे जेल में काफ़ी अरसा लगा और मैं चांद रात को रिलीज़ हुई। तो मेरे साथ रमज़ान की जो एक रमज़ान का सब्र है, उसमें जेल का सब्र भी मेरे अंदर चला गया है। तो अब मैं जो मेरे अंदर जो बात आई है वो ये आई है कि मुझे लोगों के रवैये चौंकाते नहीं हैं। मुझे कोई कुछ भी कह दे और जो भी मुझसे अपना रूप दिखाए ना, मैं सोचती हूँ हाँ ये देर से दिखाया इसने, ये इसने देर से दिखाया, इसको जल्दी दिखाना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये होने वाला है और ये मुझ में बहुत आ गया है, इससे मैंने बहुत सब्र मुझ में आया है इसमें। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आपने जो पूरी सिचुएशन बताई है, एक आपकी फैमिली ज़ाहिर है सख्ती, और फिर आप घर में दबंग टाइप और घर में मिडल का नंबर आपका, फिर ऊपर से जेल चले जाना, ऐसे हालात में रिश्ते का आना और फिर घर वालों का टूटना, ये प्लीज बताइए कैसे मुमकिन है? क्योंकि उस दौर में अगर कोई लड़की के ऊपर कोई बात हो जाती थी तो उसकी शादी ही नहीं होती थी। देखिए रीमा, मैं आपको बताऊं, शादी तो अब मैं समझती हूँ कि आज से नहीं, ये शुरू से किस्मत वालों की बात है, क्योंकि लोग पहले ही देख लेते हैं कि फादर की क्या पोजीशन है, भाई किस पोजीशन में है। ये हमारे वो हैं टैबूज जिनको हम बात करने में भी परेशान होते हैं। तो एक वक्त था कि मैं जहाँ जाती थी मेरी अम्मी को बड़ी परेशानी होती थी, मेरे बड़े रिश्ते आते थे, और क्योंकि मैं पढ़ रही थी, घर में बड़ी बहन भी थी, तो बहुत सारी जगह मैं जाती भी नहीं थी, खामखा पीछे लग जाएंगे। तो जब ये वाक़या हुआ तो 5-6 फैमिलीज़ थी जो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, वो तो ऐसे गई कि पलट के नहीं आई।
رشتہ داروں نے یہ کہا کہ میرے والد مرحوم کا نام محسن تو شروع سے ہی منطقی آدمی ہے, بیٹیوں کو پڑھایا بھی اور سیاست کی بھی اجازت دے دی لیکن میری فیملی میرے ساتھ بہت رہی, بڑے مجھے سپورٹ دی جب میں اریسٹ ہوئی. میری بہن, دونوں بھائی, ابا, میرے نانا مرحوم. اور میرے نانا جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 1968 میں خیرپور کے پہلے صدر تھے پیپلز پارٹی کے. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ مجھے تو بڑی حسرت تھی کہ بھائی میں بھی گرفتار ہوتا, لیکن میری نواسی گرفتار ہو گئی, میں تو بہت خوش ہوں. تو یہ جو مجھے گھر سے ایک کریج ملی, تو میری جیل آسان گھر کی وجہ سے بھی ہوئی اور لیڈرشپ کی وجہ سے بھی ہوئی. اور آپ اپنی مذہب کو بھی اپنی درسگاہ سمجھتے ہیں, تو آپ کو ہر طرح سے ایک کریج حاصل تھی کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ کا ضمیر مطمئن تھا. لوگوں کو جو غلط دکھ رہا ہے آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی, اس کی پرواہ آپ کا ضمیر دل اور ضمیر قادر جو تھے وہ پارٹی میں تھے, لیکن میری بہت کم ان سے بات چیت تھی. بس نجیب ہمارا دوست شہید ہو گیا تھا, اس کے مرڈر پہ انہوں نے مجھ سے کافی کام لیے تھے لکھوانے کے, خبر لکھ دو, یہ لکھ دو, وہ لکھ دو, بس. اور اچھا شعلہ, میں آؤں گی اسی بات پر کہ آپ نے بتایا کہ 5-6 اس تک رشتے تھے جب آپ جیل چلی گئی, اور وہ رشتے بالکل ایسے بھاگے کہ دوبارہ پلٹے ہی نہیں. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جو فائنل رشتہ آیا, تو یہ کیسے, اور پھر کیا امی نے یہ کہا کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے؟ نہیں, کیا کمپرومائز کیا یا اپنی شرائط منوا کر؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی. قادر اور میں پارٹی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے, اور لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کمپیئرنگ کر رہی تھی, وہ کچھ اچھی ہو گئی تھی, لیکن میں اسٹیج پہ آ کے نہیں کر رہی تھی, سائڈ کر گئی ایک دم یہ بتاتے ہوئے. اسی کا بتا رہی. تو قادر صاحب نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے, کون اس کمپیئرنگ کر رہی ہے. بعد میں دیکھا ویکھا بھی تو نجیب نے کہا میری بہن ہے. تو ایک تو میں دبنگ تھی, اوپر سے نجیب دبنگ تھا, تو قادر نے ہمت ہی نہیں کی بات کرنے کی. لیکن جب میں اریسٹ ہو گئی تو قادر صاحب جو تھے وہ بی بی نظیر بھٹو صاحبہ کے پرسنل اسٹاف میں بھی رہ چکے ہیں 1990 کی گورنمنٹ میں. تو ان سے پھر ساری یہ بات ہوئی کہ کس قسم کی لڑکیاں ہیں, یہ کیا ہوا تھا, کیسے یہ اریسٹ ہو گئیں. تو اس طرح پھر قادر میری فیملی کے قریب آئے, اور جب قادر نے مجھے پروپوز کیا تو میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو قادر کہتے ہیں میں تو یہ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا, پھنس گیا میں, تم نے کہہ دیا تو پھر مجھے نبھانا پڑا. تو فیملی میں تو بڑے مسائل تھے, لیکن جو چیز ہونی ہوتی ہے, جس کو قدرت لکھ دیتی ہے, وہ ہو کے رہتی ہے, اور ہو گئی, اور آج تک اللہ کا شکر ہے 28 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, ماشاءاللہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گیا اور آپ بیاہ کر قادر صاحب کے گھر آ گئے. قادر صاحب کے ساتھ پہلی لڑائی کب ہوئی؟ کیونکہ آپ بھی دبنگ اور قادر صاحب کیا لڑائی؟ جو آپ کی لمبی سی چٹیا خوبصورت سے نظر آ رہی ہے, ایسی میری ایک لمبی سی خوبصورت چٹیا تھی, اس کے کٹنے پہ لڑائی. اچھا. اور میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں, بہت اچھی طرح سے پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں, میں مسلسل دیکھ رہی ہوں. اور جب مجھے پہلے بلایا تھا اور میں نے انکار کیا تھا تو میری مصروفیت تھی, پھر میں نے خود فون کیا کہ میں آؤں گی, اور اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ میں کہوں گی کہ ریما جی آپ کی شخصیت میں جو اچھائی لگ رہی ہے بہت پیاری, وہ آپ کا بولنا الگ, آپ کا بات کرنے کا اسٹائل الگ, لیکن یہ جو آپ کی چٹیا سائڈ سے آتی ہے اور کبھی کبھی باریک دو لٹیں بھی آ جاتی ہیں, تو میرے بھی کالج لائف میں یہ بڑی مشہور لٹیں تھیں. اور قادر نے مجھ سے کہا تم نے بال کٹوا لیے, اتنے اچھے بال تھے, میں نے بال دیکھ کے ہی تو کہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ بال دیکھ کے پروپوز کیا تھا. پہلے امی نے کہا کہ یہ سارے شوق کٹوانے کے اپنے گھر جا کے پورے کرنا. امی نے بال چٹیے کریں, دو تیل لگا کے, اور میں بڑے بال تھے میرے, اور ابھی تک گئے کافی اچھے. تو مجھے بہت شوق تھا, بس شوق تھا کہ کٹ جائیں. یہ نہیں کہ اس وقت ایک بے وقوف سی ایک بات ہوتی ہے کہ لیئرز ہونے چاہیے یا کچھ ہونے چاہیے. ایک وقت ایسا تھا کہ آپ بس بال کٹ جائیں, برابر ہو جائیں, ایلبو تک آ جائیں. میں نے ایلبو تک کر لیے. جب قادر آیا انہوں نے کہا بال
मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, मेरे बाल थे मैंने कटवा लिए। पुरानी शहला अंदर से निकली, कहने लगी क्या मतलब? मैंने कहा मेरे बाल थे मैंने कटवा लिए। और उन्होंने आगे से क्या कहा कि मैंने आपके उन्होंने बालों की कहा, वजह से शादी मेरा की? कोई राइट नहीं था कि तुम मुझसे पूछती। मैंने कहा तुम भी तो कटवाते हो 20-25 दिन के बाद। तो मैं ऐसे ही थी। तो काफ़ी 2-3 दिन नाराज़ रहे, फिर बाद में मुझसे कहने लगे यार तुम्हारे बाल इतने अच्छे थे, वरना तुम्हारी आवाज़ इतनी बुरी है कि अगर तुम्हें देख ना लेता और सिर्फ फ़ोन पे तुमसे बातें करता रहता तो कभी तुम्हें हाँ ना कहता। अल्लाह, ये तो कादिर साहब गलत कह रहे हैं, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह इतनी अच्छी है। अच्छा ये बताएं माशाल्लाह बच्चे मेरे रीमा 2 थे, और मेरी हर याद में रमज़ान और ईद का बड़ा दखल है। ईद का 3rd डे था और 15 साल हो गए इस बात को, और मेरी बेटी उस वक्त 13 इयर्स 45 डेज़ की थी और बेटा 11+ था। हम लोग जा रहे थे, मेरे घर के सामने रोड जो है वो न्यू कंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो एक ओपन ड्रेन था, उसकी नामालूम क्यों ईद के करीब उन्होंने फैंक्स तोड़ दी, और जब हम वहाँ से गुज़रे तो हमारे ऊपर कोई सख्त वक्त था, तो वहाँ से बाइफरकेट जो हो रही थी तो हम शायद ज़्यादा इधर हो गए, तो एजेस जो थी वो सड़क की झड़ गई और हमारी गाड़ी जो थी वो अंदर चली गई ड्रेन में, और मेरे दोनों बच्चों की डेथ हो गई थी, बेटी बेटा की। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, मैंने आपसे ये सवाल किया, बहुत माजरत। इस बात को तो सहना है ज़िंदगी भर। कल आप कह रही थी मुझे अपना बेटा याद आ रहा है, तो माँओं के लिए सब कुछ, जब आप माँ बन जाते बस उस वक्त आप सिर्फ माँ हो, उस वक्त आप अपने आप को बीवी में बड़े, अक्सर शौहर नाराज़ हो जाते हैं कि माँ बन के बीवी नहीं रही हो, लेकिन ये हादसा हमारी ज़िंदगी में गुज़रा। बस यही कह सकते हैं हमारी किस्मत थी कि हमारे दोनों बच्चे एक ही दिन चले गए, और ईद का 3rd डे था, और ईद हमारे लिए बड़ी बट शाला जी, अल्लाह आपको एक माँ की हैसियत से कहना आसान है, जिस पर गुजरती है ये वही अंदाज़ा कर सकता है। आपके बेटे इस वक्त जन्नत में होंगे, आपकी बेटा आपके बच्चे, दोनों बच्चे ज़ाहिर है वो दोनों तो पर अल्लाह ताला मासूम हर थे। माँ को रब्बुल इज़्ज़त ऐसी घड़ी से, ऐसी तकलीफ़ से, ऐसी मुश्किल वक्त से बचा कर रखे। बट अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम और फजल रखे, और अल्लाह आपको ये फजल और करम ही है रीमा कि उसने मुझे इस वाक़े के बाद इतनी मुझे ताकत दी है, इतना मुझे हौसला दिया है कि मैं आज भी लोगों की बातें सुनती हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं कुछ भी ट्वीट करूँ, मुझे कहते हैं चुड़ैल अपने बच्चों को तो खा गई, थर के बच्चों का ख्याल कर। ये हमारे यहाँ कल्चर आ गया है, और फेक अकाउंट्स मेरे बनाकर, मेरा ही प्रोफाइल पिक्स लगाकर उस पर पता नहीं क्या क्या ट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन वो जब मेरे बच्चों पे भी आ जाते हैं तो मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ कि ये कौन से लोग हैं, ये किन माँओं के बच्चे हैं, इनकी क्या तरबियत है, ये कौन से लीडर के फॉलोअर्स हैं जो एक माँ को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि उसके बच्चों का एक हादसे में इस तरह से हुआ। तो लेकिन इसको सहना ही तो है, और यही सियासत है, और यही एक ज़ब्त है, और यही सब्र है। आपने जो बात की, हम हमेशा अपने हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, उनको बहुत बुरे तरीके से मुआशरे के सामने लेकर आते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि हम जो बुराई कर रहे हैं वो किस ज़ुमरे में आएगी? हमारी बातों से, हमारी ज़बान की काट से, हमारे किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हम जो शो कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, हम जो अपने दाएं बाएं रहकर जो लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसी आवाम हैं, उसका क्या असर पड़ेगा दुनिया के सामने? हमारे पास जो इख्तियार है, हम अपने इख्तियार को सही तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये लम्हा फ़िक्री हम सब के लिए, क्योंकि हम सब की हदूद है, हदूद व क़यूद है, हमें उससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हम में से कोई बेहतर नहीं है, और ये भी मुमकिन नहीं कि हम सब के सब गलत हों। बेशक हमसे गलतियाँ होती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि हम हमेशा दूसरे को कटहरे में खड़ा कर दें और ख़ुद जज की सीट पर बैठ जाएं। क्या हम में से कभी किसी से गलती नहीं हुई? मुझसे हज़ारों गलतियाँ होती हैं। इसी वजह से किसी की
फैमिली लाइफ के बारे में कहना, किसी के किरदार के बारे में कहना, किसी माँ को इतनी बड़ी बात कह देना, सोचने का मकाम है, हम सब के लिए सोचने का मकाम है. हम वी आर नॉट परफेक्ट, वी शुडंट क्लेम टू बी वन कि हम में से कोई भी परफेक्ट है, बिकॉज कि ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो परफेक्ट है. लेकिन मेरा तो रुतबा बढ़ रहा है ना उससे. अल्लाह आपको, बस मैं इतना कहूँगी शैला जी कि हम में से सब लोग जवाब दें अपने अपने करतूत के, और वो हमारी आवाम हो, हमारे हुक्मरान हो, कोई भी हो, जो कोई गलत बात करेगा, जो कोई गलत अमल मैं तो करेगा. कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे तो दुनिया ही में बदला ले लेना, लेकिन इनको तुम खुद पूछना. जी, और इनसे कयामत में ही पूछना, मुझसे दुनिया में बदला ले लेना. जी बिल्कुल, और अल्लाह ताला हमसे पूछेगा, हम सब के अमाल का हिसाब लेगा वो. हम इवन सोशल मीडिया पर किसी की भी किरदार कुशी कर देते हैं, किसी के लिए गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, किसी को बद किरदार कह देते हैं, किसी को कहते हैं तुम्हारा ये किरदार, तुम्हारी ये शख्सियत, तुम क्या हमें बताओगी, तुम क्या हमें सिखाओगे. कभी हमने खुद देखा कि हमारा अपना क्या किरदार है, हमारा अपना क्या अमल है. जैसे मैंने हमेशा कहा है, अपने प्रोग्राम में इससे पहले भी कहा है, रात को सोते वक्त अपनी ज़ात का अहाता कीजिए. आज मुझसे क्या अच्छी बात हुई, आज मुझसे क्या बुरी बात हुई. खुद सोचें, खुद जज बने, खुद अपने आप को उस कटहरे के अंदर खड़ा कीजिए. मैं हमेशा करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन. मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं और मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ. और मेरी एक सबसे अच्छी आदत जो मुझे लगती है कि मैं दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों की गलतियाँ देखकर उन पर तनकीद नहीं करती, क्योंकि ये मेरा हक नहीं है, ये उस बात का हक है जिसको उन्होंने जवाब देना है. मेरा काम ये है कि मैं अपनी सलाह करूं और एक अच्छी बात खुद भी सीखूं और उसको दूसरों तक पहुंचाऊं. अल्लाह ताला हम सबको अपने आप को दुरुस्त करने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आसानियाँ तकसीम कर सकें और अपनी गलतियाँ बेहतर करें, ना कि दूसरों के अंदर गलतियाँ ढूंढें. आपसे मुलाकात होती है इस छोटे से ब्रेक के बाद. ये पसंद नहीं, या सास को ये पसंद नहीं, तो आपने दरगुजर कर दिया. ऐसा कोई वक्त याद है आपको, कोई लम्हा, कोई ऐसी याद? काफ़ी इस तरह के तो होते हैं. मियाँ के साथ तो काफ़ी रहे, क्योंकि जो मैंने कहा कि वो भी बहुत दबंग है. अच्छा, दो दबंग लोग एक घर में कैसे रह रहे हैं? ये कौन सी आपके पास जादू की छड़ी है, ये ज़रा बता दीजिए. मैंने फिजियोलॉजी में मास्टर्स किया है, तो उसमें साइको भी पढ़ते हैं, तो मैंने उससे भी काम लिया, लेकिन बहुत मुश्किल था. और मतलब ये कि मैं बहुत, अब तो पहले तो अपने आप को ज़िद्दी कहती थी, लेकिन अब मैं कहती हूँ मैं बस अब जानूँ. तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब ये कि आप, इन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है मर्दों को कि हम लोग बार्गेनिंग करते हैं. तो पहली ईद थी तो हम लोग बाज़ार गए, तो जो मुझे सूट पसंद आया तो हमारे पठान भाई थे, उन्होंने बहुत उसको कहा, मतलब आज हम 90s में उसने कहा कि 5500 कहे, तो मैंने कहा हाँ ले लो ले लो ले लो, बहुत अच्छा है. मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये ज़्यादा बता रहा है. तो बहुत प्राइस थी 5500, बस 5500, मतलब उस सूट के हिसाब से काफ़ी थी. तो पहली ईद थी, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं किसी और शॉप पे चलते हैं. नहीं करते हैं, किसी और पे भी गई, दूसरे भी गई, तीसरे पे भी गई, चौथी जगह मुझे उससे अच्छा मिल गया, तकरीबन 1000 कम में मिल गया, अगर उससे काफ़ी अच्छा था. तो जब मैं उसकी भी बार्गेनिंग कर रही थी, मैं बाहर निकल गई. औरतों की शॉपिंग से शौहर जो वो खाए उसके बाद से मेरे साथ नहीं मुझे जाते. लगता है हर शौहर की प्रॉब्लम है. फिर हम वहाँ पिंडी में थे, तो मेरे घर में जो विंडोज़ थी वो मतलब काफ़ी हाई थी, तो मेरे पास जितने भी घर में कर्टन थे वो उन पे नहीं आ रहे थे. तो मैं गई शॉप पे और मैंने पसंद कर लिए, तो मैं सब पसंद कर लिए. उसने कहा मैं बना के दे दूँगा, तो मेरे पास ना साइज़ नहीं था. मैं आपको बहुत परफेक्ट समझती हूँ, तो मुझे नहीं पता कितनी चौड़ाई है कितनी लंबाई. मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मालूम है. मैंने सारी
कैलकुलेशन की माइंड के अपने अंदर? तौर पर माइंड में करके दे दी। घर आके मैंने कहा अब कहना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा वहाँ पे आपने मुझे ऐसे कर दिया, वो मुझे पता नहीं था करने की, हद करती हो ये। मैंने कहा अच्छा अब जो भी है, जो आएगा मैं यहाँ पे लगा लूँगी, मेरा ही बेडरूम है ना। वो आए तो सही थे, सही थे बिल्कुल, लेकिन कादिर मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाते हैं। नहीं जाते खाइफ हो गए उसके बाद से? मेरी शॉपिंग में नहीं जाते और उनकी शॉपिंग में करते हैं। हाँ, क्या बड़ेपन का सबूत दिया। अच्छा शैला जी, शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या दिया कादिर साहब ने? वैसे तो काफ़ी गिफ्ट थे, लेकिन पहला गिफ्ट? अब ये तो बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। कपड़े ही थे। अच्छा चले, आपने उनको मुँह क्या दिखाई दिया? में तो कड़े थे। कड़े दिए थे, वो आज तक संभाल के रखे हैं आपने? नहीं, वो चोरी हो गए। ना कर रियली। और मैंने कादिर को बहुत गिफ्ट्स दिए। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कादिर की ड्रेसिंग पर ही एतराज़ था। कादिर जो है ना, वो एक मस्त से आदमी है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको सुन के लोग परेशान हो जाएंगे। मतलब ये कि वो नाश्ता करके हाथ जो है ना कुर्ते की जेब में दे दिए, कौन उठे, धोए नहीं। या सिगरेट जो है ना वो चुन चुन के ऐसे घर में निशाने लगा लगा के फेंकते हैं, एस्ट्रे पास रखी होती है। या ये कि कहते हैं अच्छा मुझे खाना दे दो, टेबल पे क्यों लगाया, मुझे बेड पे दे दो। जब बेड पे मैंने बिछा दिया कुछ कि अब इस पे आप खा लें, तो वो हमेशा उससे हट के गिराया। तो या बेड शीट जो है वो उस पे और शर्ट पे हमेशा पहली ही दफ़ा में शर्ट पे सिगरेट के सुराख हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ उठ के चली जाती है। कोई सूट ऐसा नहीं है जो कादिर एक दफ़ा पहन लें तो उसको दूसरी दफ़ा किसी में कहीं मुझे जाना है तो वो कादिर वो शलवार कमीज़ वो पहन लें, क्योंकि उस पर या तो वो खाना गिर चुका होगा या उस पर सिगरेट का जलने का निशान होगा। जी कादिर साहब, ये देखिए शैला साहिबा के साथ आप जब भी ऐसे ज्यादती करते हैं तो फिर आपको अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ आती हैं कि ये बस इस प्यारी शख्सियत का दिल नहीं दुखाना, और जो ये कह रही हैं वो आपने मान लेना है, उनके मानने में ही आपका भला है। अब ये तो नहीं, कपड़े खरीदने में मानते हैं। जब वो कपड़े खरीदने जाती हूँ मैं, कादिर के मेरे साथ जाते हैं, लेकिन ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कुछ और हो रहा है। तो फिर मैं कहती हूँ ये सही रहेगा इसके साथ, ये सही रहेगा इसके साथ, सही है ना, कहते हैं हाँ ठीक है। अच्छा शैला जी, आपके लंबे बाल जब आपने कटवाए तो कादिर साहब पहली दफ़ा आपसे लड़े। कादिर साहब ने ऐसा क्या काम किया या क्या गलती की जो आपको बुरी लगी और आप उनसे पहली बार? क्या नहीं ये सारी क्या थी। कादिर सिगरेट बहुत पीते हैं, तो मैंने कहा था कि आप सिगरेट छोड़ दें, तो कहने लगे तुम आ जाओ तो छोड़ दूँगा। तो बहरहाल शादी हो गई, मैंने कहा सिगरेट छोड़ दे। आज भी जो है वो जाके पैच लगाऊंगी कि किसी तरह छूट जाए, बीमार हो गए हैं बहुत सिगरेट पी पी के। फिर बहाने बनाते हैं। मैंने उस वक्त शुरू की जब मैं हॉकी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ, मैंने उस वक्त शुरू की। फिर मेरी उस वक्त ज़्यादा हो गई जब मेरे साथ ये हुआ। मैंने कहा भाई जब मैं आई कम भी तो नहीं हुई। तो कहते हैं दुनिया में अल्लाह ताला की दो ही नेमतें हैं, एक सिगरेट और एक चाय, हर चीज़ साथ छोड़ देती है, दोनों नहीं छोड़। अब आप बताएं कि आपका वजूद कहीं नहीं। ये बिल्कुल गलत लॉजिक कादिर साहब, बिल्कुल गलत लॉजिक। बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट वाइफ मैं यही कहूँगी कि ये बड़ी गलत चीज़ है। और आप जैसी अच्छी पर्सनालिटी जिनके घर में इतनी अच्छी बेगम हो और इतना प्यार करने वाली बीवी आपको बार बार मना कर रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी बेहतरी के लिए जिसके पास ऐसी कंपनी हो उसको ऐसी वक्ती और फेक कंपनीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो आप ये दोनों प्यार वाली चीज़ें जो ना इनकी पर्सनालिटी में आप ढूंढिए तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा शैला जी, हमारा ये एक सेगमेंट है, इसमें एक लफ्ज़ आपने उसका जुमला बनाना है। सियासत मेरे लिए इबादत, दौलत मेरे पास कभी नहीं हो सकती, शोहरत अल्लाह जानता है, अल्लाह के हाथ में है, कोरोना वायरस इमरान डरो ना, जवानी फिरने आने। अच्छा जी, खाली जगह पूर करें। डैश बहुत जालिम है, गुर्बत बहुत जालिम है, गुर्बत बहुत जालिम है। जी हाँ, लेकिन आप देखें कि गरीब की आंख भी कितनी अमीर होती है,
کہ اس کی آنکھ کا پانی کبھی خشک ہی نہیں ہوتا. جی, ڈیش پہ بھروسہ ہرگز نہ کریں. جاہل پہ. ڈیش انسان کی ڈیش چیز سے متاثر ہوتی ہے. ڈیش آپ انسان کی ڈیش چیز سے متاثر ہوتی ہیں. میں اس کے علم سے. اور اگر کوئی پڑھا لکھا جاہل ہو تو پھر کس چیز سے متاثر ہوں گی؟ وہ تو اس سے تو افیکٹ ہوتے ہیں. ہو رہے ہیں نا. سوشل ڈسٹینسنگ ہے لیکن ہماری. جی, میرے پاس ڈیش کی شدید کمی ہے. کہہ سکتی ہوں میرے پاس ایک گھر نہیں ہے اپنا. مجھے اپنے میرا دل چاہتا ہے میرا اپنا گھر ہو. آپ کا گھر اپنا نہیں ہے؟ جی, میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں, اور ابھی جس گھر میں رہتی ہوں وہ انٹائٹل ہے میرے لیے کہ میں منسٹر. میرا بڑا شوق تھا کہ میرا اپنا گھر اور ہے. تو کیوں نہیں بنایا گھر؟ یہ تو سب سے پہلے خواہش ہوتی ہے. اس میں گنجائش نہیں ہے میری تنخواہ میں. آپ نے پیسے اکٹھے نہیں کیے؟ وہ دور گیا. اس دور میں کیا کیا تھا؟ پتہ نہیں, کہتے ہیں کہ سیاست دان بہت امیر ہو جاتے ہیں. مگر شالا جی, سوری بات قطع کلامی کی معافی, آپ خود ہی بتائیے, سیاست دان امیر نظر نہیں آتے آپ کو؟ وہ لوگ سیاست میں ہیں جو امیر بھی تھے اور پھر مزید ہو گئے, لیکن میں ان لوگوں میں ہوں جو اپنی سیلری پہ گزارا کرتی ہوں. اور آج کل بہت غریب ہوں کیونکہ میری 3 months کی سیلری ہم نے کورونا میں دی ہے. اللہ اللہ آپ کو اس کا صلہ دے. ویسے جو سیلری آتی ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز پر خرچ کرتی ہیں؟ گھر میں مختلف چیزوں پہ, گھر کے خرچے میں. پرفیومز پہ, کپڑوں پہ. پرفیومز پہ تو اتنے نہیں ہوتا خرچ, کیونکہ وہ میری سسرال والے, میری بہنیں وغیرہ یہی دیتی رہتی ہیں. اور کپڑوں پہ اتنا نہیں ہوتا. گھر کی جو گھرداری ہے نا اس پہ خرچ ہوتا ہے. کراکری, کبھی کوئی کارپیٹ چینج کر لیا, کبھی کوئی کشنز چینج کر دی. لیکن یہ کہ مجھے یہ بہت شوق ہے کہ میرا گھر بڑا اچھا نظر آئے, تو گھر کا میرا ایک حصہ جو ہے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے, اس نور مجسم کا. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. یا رب تیرے محبوب کا تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا, تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا, مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے,
جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں شفیق بھائی جی۔ ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے شفیق صاحب نے، اور ان کے ساتھ ہیں احسن علی خان، جو بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں شاہد علی سونو، جن کو پہلی بار سنا، بہت اچھا لگا۔ آپ بہت عرصے سے پڑھیں، مگر آپ نے جو یہاں پر کلام پڑھا تھا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا۔ تو میں چاہوں گی سونو کہ اب آپ ہم مجھ سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہم دونوں نے ایک کلام پڑھنا ہے۔ اچھا، دونوں مل کر پڑھیں گے، اس سے پیاری کیا بات ہوگی۔ لا ابتدا ہے تیرے ہی نام سے سبحان اللہ۔ ہر ابتدا ہے، ہر انتہا ہے، تجھ پہ درود و سلام الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالت کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ مولا میرے، اے میرے مالک، میرے خالق، میرے حاجت روا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا، جہاں بھی دیکھوں تیرا نشان ہے، میرا بھی دل میں تیری عزا ہے، تو ہی احد ہے، تو ہی ہے
तू ही जली है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। मौला मौला मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो मैं लजपाला दे लड़ी लगियां, मेरे तो गम परे रह दे। और जे मैं वेखा अपने अमला वले, तां कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा तेरी रहमत वले, जे मैं देखा जी जी डॉक्टर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। एक और मुख्तलिफ तरीका कि यहाँ पर अवेयरनेस हर प्रोग्राम में, हर टीवी चैनल्स और दूसरे स्टोर में हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। स्टोर में लिमिटेशन है कि है ना 20 लोग स्टोर के अंदर होंगे तो बाहर एक खड़ा होता है आदमी, जब एक अंदर से निकलेगा तो दूसरा अंदर जाता है ना कस्टमर। ग्रोसरी स्टोर पे भी शॉपिंग में लिमिटेशन करी हुई है कि लोग ज्यादा नहीं हो ताकि कंजेशन नहीं हो, जिससे मर्ज फैलने का अंदेशा हो। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शेख हमारे साथ। अल्लाह ताला आपको इसका सिला दे, जिस खूबसूरती से मोहब्बत के साथ आप लोगों की खिदमत भी करें और लोगों के इलाज भी करें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमडी इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट नोवल सेंट्रिया हॉस्पिटल से हमारे साथ थे। और वही बातें हमें ज्वाइन किए जी इसी ब्रेक के दौरान फरहान अली वारिस साहब ने भी। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी सहरी की ट्रांसमिशन एज ऑलवेज बहुत अच्छी थी। और आपने सुना फरहान के डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि अभी भी मुसलसल बार बार वो जो बातें हम इतनी दफ़ा लोगों को बता चुके हैं, फिर हम बता रहे हैं कि आपने कैसे एहतियात करनी है। और कल डॉक्टर ज़ुबैर साहब की बात को तो अब मैं और ज़्यादा बार बार उसको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग इख्तियार करनी है। सोशली तो हमें और ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो डेवलप करना है, एक दूसरे की मदद करनी, एक दूसरे का ख्याल रखना है। और ये कि अगर खुदा न खास्ता आप में से या आपके घर में से किसी को ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि एहतियात अफसोस से बेहतर है। जी एहतियात जो है वो अफसोस से बिल्कुल बेहतर है। और आज मैं अच्छी बातों का सिलसिला भी हमारा जारी है कि एक खूबसूरत बात कि सखावत वो खूबी है जो इंसान की कद्र उसके दुश्मन के दिल में भी पैदा कर देती है, और कंजूसी वो ऐब है जो आपकी औलाद को भी आपका दुश्मन बना देती है। वाह। तो म्याना रवि इख्तियार करनी है, ऐसी सखावत भी नहीं कि खुद अपने लिए कुछ ना छोड़ें, और ऐसी कंजूसी भी नहीं कि सब कुछ अपने लिए रख छोड़ें और दूसरे को कुछ ना दें। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक है भरम, और एक इसमें किरदार है फीका, तो उसका किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह। वही हुआ, शाम को थड़े पर आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी कई साल पहले की बात है, आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने भुना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था वकार। मैंने कहा हाँ हाँ याद आया,
अपने गांव के लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ। उसने बोला, अल्लाह आपका भला करे साहब जी, वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे, इकट्ठे पढ़ते थे दोनों। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में बड़ी पीड़ होती थी। टिड मीन पेट में, तो टिड में बड़ी पीड़ होती थी उसके। साहब जी एक नुक्कड़ में जाकर खड़ा होकर रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अपनी अम्मा के हाथ का बना हुआ पराठा और अचार खोला। साहब जी आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले माँ के हाथ का पक्का पराठा याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खंड जाती है, फैल जाती है। पता ही नहीं चलता साहब जी अम्मा जी के हाथ में क्या जादू था। साहब जी वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसके टिड की पीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं, जैसे कहती हूँ एक कतरू भी गिरा ना तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी पेट में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में बुला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ हवरे किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे 7 पराठा बनाकर देती हूँ, खाता भी है या नहीं? इतनी भूख भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। जब तू आते ही भूख भूख की खप लगाता है ना, तो एक माँ की हैसियत से मेरे कलेजे को हाथ पड़ता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं बड़ा पक्का था, कहाँ कुछ बताने वाला था अपनी अम्मा को, पर साहब जी अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई अम्मा को तो वो सुनकर बिलख पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बनाकर दिया करूँगी, एक वकार का और एक तेरा। मैंने कहा अम्मा पराठे 2 होने तो, अगर पराठे 2 हुए तो वकार का भरम न टूट जाए, मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी उसी दिन से अम्मा ने पराठे के जो वल थे ना वो बढ़ा दिए और मक्खन की तादाद भी। कहने लगी वो भी मेरी जैसी किसी माँ का पुत्र है। ममता तो बकरी बकरी नहीं होती फीके, माएँ वक्को वक हों तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम का पता था, भरम जो ज़ात का मान होता है। अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखना आते थे, उससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका। और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे स्कूल ने, किसी भी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। मैं इसी सोच में था कि फीका फिर बोला, साहब जी उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा साग बनाया है,
बता कैसा पका है। वकार की अम्मा को पता भी ना चलता और उनका एक डंक टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बड़ा शौक था। फिर अम्मा को मेरी अम्मा ने मामी से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ते रहे। अम्मा के जाने के बाद चंद माह बाद ही मासी नूरा भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता कट गया। कल वो जो गाड़ी आपने देखी थी ना साहब जी, कल वकार आया था, विलायत में रहता है। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता है तेरे कागजात तैयार करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेकर जाऊंगा, और इधर मेरी माँ के नाम पर लंगर भी खुलवाना चाहता है।